नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ का एक अहम रोल रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट सीओ सुनील कुमार साहब, जो कि इस समय कटरा के कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के। हम इनसे ये जानेंगे कि किस किस तरीके से इन्होंने सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अपने आप को भी और अपने जवानों को भी मुस्तैद किया है, क्योंकि अब नवरात्रों का त्यौहार जो है वो शुरू होने वाले हैं और साथ ही साथ आज इन्हें इनकी अच्छी जो कारकर्दगियां हैं उसके लिए एक मेडल से नवाजा गया है। इन सब चीज़ों पे जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीओ साहब, और इनसे आइए जानते हैं दर्शकों कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन के सफ़र को शुरू किया सीआरपीएफ में भी, और पढ़ाई किस तरह की, इन सब चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए बातचीत करते हैं। जी सीओ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सीओ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का सफ़र किस तरह इस तरफ शुरू हुआ कि आपका रुझान जो है पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस की तरफ आया कि हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करें। मैं इस संदर्भ में पहले बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ग्रेजुएशन 93 में किया था जी पटना में। बेसिकली मैं बिहार पटना का निवासी हूँ और वहाँ हमारे एक रिलेटिव हैं मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता, वो उसमें आईपीएस अफसर हैं। अभी अक्टूबर में ही उनकी वो सेवानिवृत्त हुए हैं डीजी पुलिस कंस्ट्रक्शन विभाग से जी। और सेकंड है मिस्टर आचार्य किशोर कुणाल, ये भी एक आईपीएस अफसर हैं जो कि पटना के एसएसपी रहे थे। मैं इन दोनों व्यक्तियों से काफ़ी प्रभावित हुआ था और मेरी तमन्ना थी कि मैं भी पुलिस में या फिर देश की सेवा पुलिस के किसी अन्य विभाग में आकर कर सकूं। और उसका सुनहरा अवसर मिला जब मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैंने फॉर्म भरा जी। और उसी मतलब कि अपियरिंग में ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सक्सेस में हो गया जी। तो मुझे दोबारा किसी जगह जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई और मैंने सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी, इसमें 3 ऑप्शंस थे। मैंने सीआरपीएफ को ही अपना फर्स्ट ऑप्शन दिया था और फॉर्चुनेटली मुझे सीआरपीएफ मिला। जी सुनील जी, एक अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस दिन आपकी सीआरपीएफ में आपने देखा कि मेरी अप्रूवल हो गया और सीआरपीएफ में आपको अपॉइंटमेंट मिला, तो किस तरीके से आपके जहन को महसूस हुआ, आपने कैसा महसूस किया कि आप किस तरीके से अपनी सेवाओं को आगे जनता तक पहुंचाएंगे? हाँ, जब मेरा सिलेक्शन का अपॉइंटमेंट मेरे पास जब पहुंचा तो मैंने सबसे पहले आचार्य श्री किशोर कुणाल जी से मिलने गया मैं, और उनसे ही मैंने सबसे जानकारी लेनी चाहिए कि सर सीआरपीएफ कैसा है, क्या है, चूँकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, सिविलियन हूँ। देन उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ इज वन ऑफ द वंडरफुल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया और द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे काफ़ी टिप्स दिए कि कैसे तुम्हें जॉब करना है, कैसे तुम्हें अपने जूनियर्स को देखना है, कैसे अपने सीनियर्स को देखना है, कैसे तुम्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो उनसे मैंने काफ़ी प्रभावित हुआ उनसे, और उसी को मैं उन्हीं को अपना आदर्श मान करके पुलिस विभाग की तरफ से मैंने जॉब शुरू की। वैसे मैं अपने सबसे पहले अपने माता पिताओं को मानता हूँ जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके नाम को और भी रोशन करूँ और जो अच्छा कर सकें, जो अच्छा कर सकूँ मैं करूँ। जी जी कमांडेंट साहब, आज आपको एक मेडल से नवाजा गया है जी। तो वो इस मेडल से नवाजने वाले जो लोग हैं वो क्या ऐसा कुछ प्रविधियां करके आते हैं जिनसे उनको इस मेडल से नवाजा जाता है? मैंने इस फोर्स को दिसंबर 94 में ज्वाइन किया था जी, और ट्रेनिंग के बाद से मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी वो कश्मीर थी जी। एज असिस्टेंट कमांडेंट मैंने श्रीनगर में ज्वाइन किया था। वहाँ तकरीबन 3.25 साल रहने के बाद डिप्टी कमांडेंट के पद पर प्रमोट होकर मैं अहमदाबाद रैपिड एक्शन फोर्स में ज्वाइन किया। 100 बटालियन थी वहाँ पे। वहाँ से फिर प्रमोट होकर के मैं फिर छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ में मैंने करीब 3 साल की सेवा की। जब मैं द्वितीय कमांडाधिकारी सेकंड इन कमांड था, अगेन फिर प्रमोट होकर मैं छत्तीसगढ़ गया, फिर वहाँ कमांडेंट के पद पे रहा। वहाँ से फिर अगेन मेरी पोस्टिंग अभी माता वैष्णो देवी यहाँ हुई है मेरी। तो मैं इसमें तो ये कहना चाहूँगा आपकी कि 18 साल से ऊपर की मेरी सेवा हो चुकी है। तो इन चीज़ों को बारीकी से हमारे डायरेक्टर जनरल जो सीनियर ऑफिसर बैठते हैं रेंज लेवल पे, ऑप्स लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे, चीज़ों को देखते हैं। देखने के बाद ही वो असेस करते हैं और उस आधार पे उन्होंने पारितोषिक मुझे दिया है। स्पेशली माता वैष्णो देवी का मैं आशीर्वाद कहूँगा, उनकी कृपा कहूँगा कि जिसकी वजह से मुझे आज नवाजा गया। एक्चुअली ये तो अनाउंसमेंट तो इसका 26 जनवरी 2013 को हो गया था, बट आज जो है, आज विशेष दिन जो सीआरपीएफ के लिए इतिहास में
सबसे सुनहरा दिन होता है, क्योंकि आज हम 9 अप्रैल को हर साल वेलोर डे मनाते हैं, वीरता दिवस जी। क्योंकि आज ही की तिथि को 1965 में हमारी सीआरपीएफ की सेकंड बटालियन जो थी वो पाकिस्तान में सदार पोस्ट पे तैनात थी, और हमारी छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के एक ब्रिगेड को नस्तनाबूद किया था। और उसके उपलक्ष्य पे जो भी मेडल्स होते हैं वो आज के दिन हम लोग प्रदान किए जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे आज ये मेडल डीजी कमेंडेशन डिस्क एंड सर्टिफिकेट दिया गया है। जी सुनील जी, ये तो बहुत बहुत मुबारक की बात है कि आपको ऐसे सुनहरे मौके पर सम्मानित किया गया, जो कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा फख्र का मुकाम है, और आपके खासकर आपके माता पिता के लिए, जब वो हमारे ज़रिए आपको इस टीवी चैनल के थ्रू देखेंगे तो उनके लिए भी मैं मुबारक की बात कहता हूँ। माता पिता के साथ साथ मैं अपने वाइफ और बच्चों को भी मैं इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस कंडीशन में हम लोग रहते हैं उसमें उनका काफ़ी सेक्रीफाइस रहता है हम लोग के लिए। जी बिल्कुल, इसमें और ये भी अभी हमारे माता पिता के साथ साथ ये भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुनील जी, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके इस सीआरपीएफ की जीवन गाथा में कई खट्टी मीठी बातें ऐसी रही होंगी, कोई एक ऐसी बात जो आपके सीआरपीएफ जीवन की, खासकर सीआरपीएफ जीवन की कोई दर्शक जानना चाहेंगे? सीआरपीएफ में तैनात रहते हुए मैं 2 बार मैं छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहा हूँ। मेरे ऊपर 3-4 बार अटैक भी हुए हैं जी। और अपने माता पिता का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और मेरा अपना कर्तव्य, लोगों के बीच का प्यार जो है उसमें जो हमें बचा कर निकाला है यहाँ से। 2-3 बार मैं एम्बुश में फंसा था, आईडी ब्लास्ट में फंसा था मैं, और सामने 10 मीटर 15 मीटर आगे आईडी ब्लास्ट, और उसमें से मैं बच कर आया हूँ मैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो ये पुरानी यादें हैं, बट ये सब हम लोग के फोर्स में होता रहता है, जो कि हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग शपथ लेते हैं कि देश की अखंडता अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हम लोग किसी हद पर जा सकते हैं, हम लोग अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं हम लोग। जी सुनील जी, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब भी कोई बंदा एक पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स या मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करता है तो वो पहले शपथ लेता है कि हम अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एक और अहम चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमने सुना था कि आपने एक बड़ी अच्छी सी किताब जो है वो लिखी है और सामने भी आई। क्या मोटो था उसका, क्या आपका उसके पीछे था कि उस किताब को लिखा है? हाँ, वो मैंने जो पुस्तक लिखी थी वो उसका जो शीर्षक था वो अनुभव के कुछ पल। जी। मैं जब असम में पोस्टेड था डिप्टी कमांडेंट के पद पे, तो मैं असम के नौगांव जिले में था मैं। तो वहाँ मैं हर जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे उसमें वहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें इन्वाइट करते थे। जी। जब मैं वहाँ जाया करता था तो मैं वहाँ देखा करता था कि वहाँ पे के लोग कितने अच्छे हैं, और उनके अंदर अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो निष्ठा है वो बहुत ही अच्छी है। बट दुर्भाग्य उसका सेकंड पार्ट ये है कि आजकल ये भी आपको पता है, मालूम हो रहा है कि हम लोगों के जो यूथ हैं जी, यूथ जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से कुछ अलग हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, दिखाने के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है। उसमें जो हमने 3-4 पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं, जो एम्फसाइज किया है वो है यूथ। जी बिल्कुल। यूथ के साथ साथ है वहाँ पे विमेन, वहाँ कल्चर, वहाँ की पैट्रियोटिज्म, इन 4 पॉइंट को लक्ष्य करते हुए हमने इस किताबें लिखी थी, जिससे कि लोग वहाँ के लोकल्स पढ़ करके इससे काफ़ी प्रभावित हों। इसको मैंने अपने पूरे सीआरपीएफ की जितनी बटालियंस है हमारी, हर जगह ये किताब मैंने भेजा कि इस किताब को आप पढ़ करके और जवानों को दे के सर्कुलेट करें, ताकि वो जवान पढ़ें, उससे अपनी देश की भावना जो है, राष्ट्र की भावना के प्रति जो है समर्पित हो और समर्पित भावना से। और जो आज का युवा जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, नशे की पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ और नशे की तरफ जो जा रहा है, वो अपने संस्कारों को देखते हुए और अपने हिंदुस्तान के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन चीज़ों को ख़त्म करके अपने आप को एक अच्छे पॉजिटिव राह पे रखें। जी, ये तो रही आपकी जीवन गाथा। जी सुनील जी, इस समय आप बड़ी एक प्राइम पोस्टिंग पे बैठे हैं, जो कटरा से लेके आप माता वैष्णो देवी की सीआरपीएफ की एक बटालियन लेके वहाँ बैठे हैं, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है पिछले 23-24 सालों से आतंकवाद से पनप रहा था, और आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने और ख़ासकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से उन मिलिटेंट्स के इरादों को नस्ते नाबूद किया है, जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी जो सपना है कि हमारी रियासत को नंबर 1 रियासत बनाना पूरे देश में। तो आप उसमें एक अहम रोल निभा रहे हैं, क्योंकि
माता वैष्णो देवी में लगभग साल के कम से कम 1 करोड़ से ऊपर के जो श्रद्धालु हैं वो दर्शनों के लिए आते हैं, तो उनके प्रति आपका किस तरीके से रवैया होता है, उसकी भी दर्शक कुछ टिप्पणियां जानना चाहेंगे। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि गाना आपने सुना होगा, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जी। तो ये एक संजोग ही है कि जब फरवरी 2012 में मैं घर गया, छुट्टी गया था, तो हमारे काफ़ी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ने पूछा कि कब तक आप रहेंगे नक्सल एरिया में। लगभग 7 साल हो चुके थे मेरे नक्सल एरिया में। तो मैंने उनको यही कहा था कि ये तो पता नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डिसीजन होता है, हमारे डायरेक्टरेट के अनुसार जहाँ आदेश मिलेगा वहाँ रहेंगे जी। और बट हमने उनको ये जरूर कहा था कि मेरी आत्मा, अंतरात्मा ये कह रही है कि मैं माता के दरबार में जाऊँगा जी। ये मैंने अपने घर में सबको बताया था और हुआ भी, संजोग भी देखिए। और मेरी फरवरी की बात है, अब 1 अप्रैल को मेरी पोस्टिंग हुई 6 बटालियन सीआरपीएफ माता वैष्णो देवी के दरबार। मतलब आपका मानना है कि माता ने आपकी आवाज़ को सुना जी। बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने यही सोच, मेरे दिमाग में ये थी कि जब यहाँ पोस्टिंग दी गई है मुझे, तो मैं निस्वार्थ अपने पूरे डिपार्टमेंट, जो भी जनता आएगी उसकी निस्वार्थ सेवा करूँगा और जहाँ तक मन पड़ेगा उनको अच्छे से अच्छे दर्शन कराऊँगा। और स्पेशली जो इस जगह पे आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, वो सपना हम साकार करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसमें हमें डीआईजी, भूतपूर्व डीआईजी रेंज उधमपुर थे मिस्टर जगजीत कुमार जी थे, जगजीत कुमार जी, और अन्य अभी प्रेजेंट में मिस्टर गरीबदास हैं जी। और वे भी आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी। अभी नवरात्र ड्यूटी को देखते हुए मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें डीआईजी सर थे, एसएसपी रियासी मिस्टर रघुवीर सिंह भी थे, एडिशनल एसपी कटरा मोहनलाल भी थे, मैं था, श्राइन बोर्ड के पूरे मेंबर्स थे, सभी थे। हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि इस जो नवरात्र है, पिछले नवरात्र की तरह इसको भी सफल बनाना है। इसके लिए हम सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, माता की कृपा हुई तो ये भी बहुत अच्छी तरह जाएगा। मतलब आपका मानना है कि एक टीम वर्क की तरह, टीम वर्क अच्छे तरीके से आप हम लोग काम कर रहे हैं, टीम वर्क की तरह हम लोग काम कर रहे हैं और इसी टीम वर्क के सहारे हम लोग आगे बहुत अच्छी तरह हम लोग इस ड्यूटी को भी सफलतापूर्वक निभाएंगे जी। धन्यवाद आपका सुनील जी, आपने अपना आके यहाँ पे हमें समय भी दिया और अपनी जीवन गाथा के साथ साथ जो आने वाले समय में नवरात्रे हैं उन पे भी बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया। मैं एक बात और बताना चाहूँगा जी जी। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा अपने जम्मू कश्मीर वासियों के साथ साथ भारतवर्ष के पूरे भारत निवासियों से जी, कि आप जहाँ के भी हों, आप एक इंडिविजुअल, आपको लग रहा होगा कि अकेला नहीं कुछ कर सकते, बट अगर हर एक इंडिविजुअल ये सोच लेगा कि हमारे देश में जितने भी विघटनकारी तत्व हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इनसे निजात पाना है तो हम बिल्कुल ही निजात पा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप पुलिस प्रशासन और फोर्स सभी का आप तहे दिल से साथ दें, सहयोग दें, ताकि हम लोग की जो तमन्ना है देश में अमन शांति लाने की, वो हम लोग अच्छी तरह ला सकें। जय हिंद, जय सीआरपीएफ, जय भारत। जी सुनील जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो आपने अपने संदेश में कहा ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि जब तक आप अपने स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और जो भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस हैं उनका सहयोग शाना बेशाना ना करेंगे, तब तक अमन और शांति अच्छे तरीके से नहीं की जाएगी। और जो ये शरारती तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स और एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो हमारे रियासत में, क्या देश में जो हैं, उनको नस्ते नाबूद, उनके इरादों को नस्ते नाबूद नहीं किया जा सकता। जी सुनील जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस, हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी पर।